सबसे कॉमन इखलाकी बीमारियाँ कौन सी हैं? वो जो गरीब आदमी है जो सड़े हुए केलों का ठेला लगा के बेचारा बैठा हुआ है, वो तो अपने आप को एक विक्टिम महसूस कर ही रहा है और शायद वो तो जस्टिफाइड भी है करने को। लेकिन जो कोसार में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, उनको भी अपना विक्टिम लग रहा है कि मैं बाहर क्यों नहीं हूँ। जैसे कि हम पैसे को जिस तरह वैल्यू करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी हमें अपने टाइम को उस तरह वैल्यू करना चाहिए। शरीयत के किसी हुक्म में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो आप इतने मजबूर होते हैं अंदर से अपनी उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए कि चाहते हुए भी आप उस हुक्म को पूरा नहीं कर पाते। हाउ कैन दे स्टार्ट वैल्यूइंग देयर वर्क बिकॉज इट हैज़ सो मच वैल्यू इन द आइज ऑफ अल्लाह। इसी वजह से फिर अल्लाह का हुक्म एक तरफ रह जाता है, लोगों को खुश करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मैं अपने रिलेशनशिप्स में कितनी अच्छी हूँ विद माई स्पाउस, विद माई पेरेंट्स, विद माई किड्स। अगर आपकी नीयत ये है तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो कुछ उस बच्चे के लिए कर रही हैं वो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं, उसको आपको अजर मिल रहा है। हमारी जो नज़र है या जो हमारे कह लें कि फोकस है वो हम रिजल्ट से हटा लें और प्रोसेस पे फोकस करना शुरू करें। यू नो डिसेप्शन की नफ़रत जो थी ना वो घुट्टी में थी। सो आई थिंक एट दैट पॉइंट आई डिड अ बिट ऑफ सोल सर्चिंग एंड आई थॉट कि यार आई नीड टू डिसाइड मैं मुसलमान हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ। किसी को ये शायद ख्याल ही नहीं आता कि मरना भी है। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we're recording a special episode. Special इसलिए because it's my favorite topic. We're talking about women. We're talking about women empowerment. कौन से challenges हैं जो हमारे ख़वातीन फेस करती हैं सोसाइटी में, कैसे उन challenges को ओवरकम किया जा सकता है। So शुरू करते हैं आज की एपिसोड। Let me introduce you to Miss Myra Hamid. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming. Thank you for having me. अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन खुद दें कि आप क्या करती हैं और कब से कर रही हैं, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, थोड़ा सा वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। You know, I'm a OG Islamabadi. I grew up over here. And यहाँ से A levels किया और उस वक़्त तक कोई दीन की इतनी समझ नहीं थी। बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल पाकिस्तानी फैमिली एंड नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़े रखते थे। रोज़े भी तब रखते थे जब गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी या अच्छा। एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं होते थे, वीकेंड पे रख लिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर ये था कि you know, even to the extent कि मेरी अम्मी की side of the family is very left oriented. So there's almost kind of this suspicion about religion and religious people and religious orthodoxy growing up. And when I was, when I done my A levels, in fact जब मैं A levels में थी, तो उस वक़्त मैं अपने जो मेरा स्कूल था उसमें I was in the student council. दो लड़कियाँ आई हैं जैसे कि हम यहाँ पे सर्कल सा स्टडी सर्कल सा करना चाहते हैं once in a week. So I said कि ठीक है, and I had to sit through that simply because I was part of the student council and I had organized it for them. लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में दीनदार लोगों से मेरा इंटरेक्शन था because growing up we had nobody in our circle who was religious minded at all. So मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत प्लेजेंट थी, बहुत स्माइल कर रही थी और बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी। और मेरा एक जो है ना स्टीरियोटाइप दीनदार लोगों के बारे में यही था कि वो बहुत सख्त मिजाज, हाँ बहुत सख्त मिजाज होते हैं, बद मिजाज होते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड एट दैट पॉइंट दिस इज बैक व्हेन यू वर इन A levels, लॉन्ग टाइम अगो। सो उसमें फिर ये था कि मैंने पहली दफ़ा फिर सोचा कि अच्छा जो ये बातें कह रही हैं, यू नो वेयर डू आई स्टैंड वीज़ा वी दैम। एंड एक चीज़ ये बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जज़ाए खैर अता फरमाए, ही इज़ पास्ड अवे मैनी इयर्स अगो, दैट यू नो ही वाज एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट मैन। तो वो जो एक ऑनेस्टी और सच की मोहब्बत और यू नो डिसेप्शन की नफ़रत जो थी ना वो घुट्टी में थी। सो आई थिंक एट दैट पॉइंट आई डिड अ बिट ऑफ सोल सर्चिंग एंड आई थॉट कि यार आई नीड टू डिसाइड मैं मुसलमान हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्योंकि अगर तो मैं हूँ तो मैं सही तरह से हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है मुसलमान होने का मतलब क्या है अदर देन यू नो हेयर से। और दिस अगर इज लाइक अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर समबडी हु इज इन यू नो A levels. you know I took a year off. Oh. And that's why I'm a big proponent of gap years. Gap years spent productively. Yeah. Because I did a whole bunch of things during that year that had to do with aspects of my own self that I considered problematic. There were other kind of you know workshops and courses and internships that I did during that year. Chun chun ke
बिकॉज आई न्यू कि वो मेरी एक सेल्फ डेवलपमेंट में मुझे हेल्प करेंगे. एनीवेज तो उस वक्त फिर जो है यही सोचा कि सीखा जाए क्योंकि पता ही नहीं है कुछ, और अगर नहीं हूँ मुसलमान ये फ़ैसला है तो फिर छोड़ दो, कहना भी छोड़ दो. धोखा देने, हाँ, कि धोखा देने की तो कोई ज़रूरत नहीं ना अपने आप को ना किसी और को. सो फिर वो एक रमज़ान में देयर वाज अ दौरा कुरान गोइंग ऑन एंड आई अटेंडेड दैट एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू इट, एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो, तो बड़ा मुझे इम्पैक्ट करती थी वो बातें. लेकिन इन माई ओन माइंड मैं उसके ख़िलाफ़ जो है ना आर्ग्यूमेंट्स सोच लेती थी कि अच्छा वो उसने ये कहा लेकिन ये, अच्छा उसने वो कहा लेकिन ये. एंड आई सेड कि अब तो मैं जाऊंगी तो मैं अब आई विल आस्क माय क्वेश्चंस एंड आई विल कंटेंड. एंड वो जो पढ़ा रही थी वो मुझे कहती थी कि हम तुम्हें अंदर आते देखते थे ना तो हम डर जाते थे कि ये पता नहीं आज क्या सवाल करेगी. मगर यू नो इन दैट प्रोसेस एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो विद दीज क्वेश्चंस एंड डाउट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन माय हेड, तो वो खुद ही उस दर्स के दौरान इट वुड बी क्लैरिफाइड. Yeah. And at the end of the 30 chapter जब वो ख़त्म हुआ दौरा कुरान, तो I was like, I don't really have a choice anymore because I do दिल से believe and convinced, and that was kind of the start of then my journey to change. And अब वो अपनी तबीयत ऐसी थी कि जबर नहीं कर सकते कुछ, बहुत एक तबअन रिबेलियस सी भी नेचर थी कि आई विल नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन मी. बट अल्लाह की तरफ से बहुत से ऐसे सिचुएशंस हुई कि जिनमें जस्ट नेचुरली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी इंट्रिंसिक टू मी एंड वेरी प्रेशियस टू मी अबाउट माई ओन सेल्फ दैट आई वॉज नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ. बट वो कुछ सिचुएशंस ऐसे हुए, कुछ लोगों से ऐसे मिले, कुछ इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन होती रही. एंड देन I decided I wanted to learn this deeper. In fact, I was doing my PhD in political science in the US. Okay. And my subject there was Islam and democracy. Oh. And I realized कि भाई उस वक्त बड़ा hot topic था ना ये, तो बहुत आसानी से जो है वो उस पर scholarships मिल जाती थी. And so everybody was talking about this. या women's rights in Islam कर लो या democracy in Islam कर लो, वो बहुत उस वक्त चर्चा था इन topics का. So, I was studying that, and then I realized कि यार, I'm going to be talking about Islam and democracy, but I don't know much about Islam. जो कोई थोड़ी बहुत एक पर्सनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, वो तो एक चल रहा था जर्नी. एंड एट दिस पॉइंट then I decided that I'm just going to be regurgitating English texts that I have read written by Westerners about Islam, and वही चीज़ें होंगी जो मैं दोबारा रिपीट करूँगी. तो ना तो ये कि मुझे कोई तसल्ली होगी इससे, और ना मेरा कोई जेन्युइन कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरह, और ये कोई इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नहीं है. सो देन आई टुक ऑफ and I did the Alima course. So like really deep dive into Islamic studies. उस ज़माने में 4 साल का था, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया का था Alima का course. So I did that for 4 years. And by the end of the 4 years, I had lost interest in Islam and democracy. So I never went back to pursue my PhD. उसके बाद ये था कि I started off an online institute of Islamic education and kind of holistic wellness and tarbiyah and counseling for women, which is now about 13 years old, and it's registered in the UK, and mashallah it grew from like 6 women and 1 teacher to now we're spread all over the world. Alhamdulillah, we have a very large number of students and teachers working with us. तो वो शुरू किया. उसमें भी ये था कि बहुत से सवालात आते थे लोगों की तरफ से, तो तसल्ली नहीं हो रही थी कि शरीयत के बारे में उतना पता है जितना पता होना चाहिए था. और इसकी वजह से फिर I did the Ifta program. So Ifta program is like a mufti course basically. It was a 2-year course with White Thread Institute है UK में. Okay. उनके साथ मैंने किया था, and it was probably one of the hardest things I've done in my life. It was about a 10-hour commitment a day, without exaggeration. Wow. Yeah. It's without exaggeration. And उसी दौरान It कोविड was हो a गया. 2-year program and you need like 10 hours Yes, a day. absolutely. और वो मैंने बड़ा परफेक्टली अपने से टाइम किया था कि जो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता था उसमें मेरी क्लासें होती थी. सुबह फजर के बाद मैं जाके अपना होमवर्क करती थी ताकि किसी के उसमें इंटरफेरेंस ना हो दूसरों के स्केड्यूल्स में. एंड छोटी मेरी बेटी थी, उसके लिए मैंने घर में एक सेटअप किया था 2-3 और बच्चों के साथ. वी हायर्ड अ रियली नाइस टीचर, तो वो फिर उन फ्यू आवर्स के लिए उसको प्रोडक्टिवली इंगेज रखती थी. एंड I think a month into my classes, COVID happened. So everybody was home. Oh. But anyway, somehow I pulled through. Okay. तो वो हुआ 2 साल का. फिर उसके बाद से I've been involved in a lot of fatwa giving,
So Okay. people ask questions, I give answers. So I have a you're a bunch of mufti. WhatsApp groups. Ji. Yeah. And I also do research on Muslim family law in particular. And अभी उसके अंदर भी कुछ और हमारे ideas हैं of how to benefit people with what I've learned. वो हुआ. अच्छा, वो शरीयत से रिलेटेड मसले मसाइल के जवाब देने का तो मामला कुछ हल हो गया. But a lot of women were coming to me for just general counseling, because जो औरतें होती हैं ना, obviously वो compartmentalize नहीं कर पाती हैं मर्दों की तरह बहुत अच्छे से अपने काम और अपनी पढ़ाई और अपने इमोशंस और जो घर में चल रहा है और सास का जो मसले चल रहे हैं. So anything that's affecting them in their homes and their family life, it affects their studies. So even if they would come to me for help with their padhai, I ended up kind of counseling them on all kinds of issues. And I was doing okay, but I still felt like कि मुझे ज़्यादा बेहतर तौर पे सीखना चाहिए. So then I went into life coaching. I was certified as a life coach. I in fact was credentialed by the International Coaching Federation. उनके सारे requirements पूरे किए, exam वगैरह दिए. So वो किया, mentoring के अंदर भी certification ली, support group facilitation में. So basically वो भी जो है, although I'm not pursuing that independently, as a life coach, मेरा बहुत सारा काम नहीं है, but I'm bringing a lot of what I've learned over there into my general teaching of the deen, especially to women, counseling, and just my general, I think, approach to holistic well-being and rectification, right? Because जब आप अपनी इस्लाह की बात करते हैं तो वो इस्लाह बहुत एक डीप लेवल से शुरू करनी होती है. बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि ऐसे इश्यूज़ हमारी एबिलिटी टू एक्ट ऑन द हुक्म ऑफ अल्लाह ताला, हमें वो ऐसे इश्यूज़ रुकावट बन रहे होते हैं जो एक हम उनके बारे में अवेयर नहीं होते. इट्स नॉट अनकॉन्शियस. हाँ, अनकॉन्शियस होते हैं. इट्स नॉट अ लैक ऑफ विल. इट्स नॉट कि जी इसका तो ईमान कमज़ोर है, या इसको तो दुनिया से बहुत मोहब्बत है, या ये तो करना ही नहीं चाहती है. A lot of it is, your unmet emotional needs that you are just desperately trying to fulfill. And अगर उसमें और शरीयत के किसी हुक्म में contradiction आ जाए तो आप इतने मजबूर होते हैं अंदर से अपनी उस नीड को फुलफिल करने के लिए कि चाहते हुए भी आप उस हुक्म को पूरा नहीं कर पाते. Lots of low self esteem, which I think हमारी औरतों में एक बहुत rampant मसला है. उसकी वजह से बहुत सी पीपल प्लीजिंग होती है, जिसकी वजह से फिर अल्लाह का हुक्म एक तरफ रह जाता है, लोगों को खुश करना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. So I realized that a lot of the obstacle to women's spiritual growth is not necessarily because they don't have the knowledge or the will. A lot of it is these kind of unresolved issues, emotional and psychological issues. It's anxieties, it's stress, it's inferiority complexes, it's inability to be able to link the nitty-gritty that they're involved in at a day-to-day level with this overall purpose. तो उनको हमेशा ये लगता रहता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं वो हमारा वक्त का ज़िया है. बच्चे तंग करते हैं, वक्त ज़ाया है, खाना पकाते हैं, वक्त ज़ाया. They're not able to fit that into a larger picture that is meaningful for them. इसी बात पर मैं आपसे थोड़ा सा आई वांट यू टू इलैबोरेट ऑन दिस. जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो भी हमारी स्टे एट होम मदर्स हैं या इवन वर्किंग मदर्स हैं, वो इतना कंट्रीब्यूट अपने घरों में तो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, बच्चे भी रेस कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, ससुरालों में रहती हैं वो भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी देख रही हैं, अपने आप को भी साथ लेके चलने की कोशिश होती है. लेकिन उसमें जो आई ऑलवेज से दैट कि जो मुझे ऐसा लगता है, अगेन इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऑफेंड ना हो, कि सबसे जो मेरा ज़रूरी काम है वो ये है कि यू नो कि मैं अपने रिलेशनशिप्स में कितनी अच्छी हूँ विद माई स्पाउस, विद माई पेरेंट्स, विद माई किड्स. वो मेरा एरिया मुझे लगता है कि कांस्टेंट उधर ज़रूरत है. फिर ये आपका फेथ आ जाता है, आपकी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, साथ साथ सब चीज़ें आपने लेके चल रही हैं. उस चीज़ में अगर हम एक एरिया को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह समझ रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि ये तो वक्त ज़ाया हो रहा है, फिर देन यू आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि आप सुबह से लेकर रात तक काम भी कर रहे हो, आपको अपना काम मीनिंगफुल भी नहीं लगता, एंड देन इट्स जस्ट बिल्डिंग अप द फ्रस्ट्रेशन एंड यू आर डूइंग इट बट यू आर नॉट डूइंग इट विद लव एंड यू आर नॉट डूइंग इट विद खुशी एंड यू आर जस्ट डूइंग इट विद फ्रस्ट्रेशन. एंड वो एवरी डे आपकी एक साइकिल है
which leads to again so many problems psychological, आपकी हेल्थ ख़राब होने लग जाती है, आपके इमोशनल इमोशंस इन प्लेस नहीं है. तो उसमें अगर हमारी कोई इस तरह की ऑडियंस सुन रही है तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, लाइक हाउ कैन दे स्टार्ट वैल्यूइंग देयर वर्क बिकॉज इट हैज़ सो मच वैल्यू इन द आइज ऑफ अल्लाह. Yeah. ठीक है, Yeah. तो उसको हम कैसे वैल्यूएबल बनाएं अपने लिए, और अगर आसपास वाले नहीं वैल्यू भी कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ा मसला है ना कि लोग वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर हम कैसे वैल्यू करें. तो लोग वैल्यू करें ना करें, इवेंचुअली यू आर आंसरेबल टू अल्लाह फॉर योर औलाद एंड फॉर ऑल योर मामलात. इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट. एक तो ये है कि वी नीड टू कीप रिवर्टिंग बैक टू व्हाट इज़ आवर गोल. ठीक है ना. द गोल एट द एंड ऑफ द डे फॉर एवरीबडी, regardless of who they are, where they are, what their circumstances are, what they are doing, what they are not doing, is the pleasure of Allah Ta'ala. Right? और वो अचीव हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है. राइट. आप चाहे प्रोवाइडर हैं फॉर द फैमिली, तो या आप घर को मैनेज कर रही हैं, या आप रिश्ते नाते निभा रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, आप कोई चैरिटी का काम कर रही हैं, आप स्कूल चला रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, there is, as long as you're doing what you're doing for the sake of Allah Ta'ala, so that's the overall intention behind it. कि अगर हम बच्चे भी पाल रही हैं, तो we are raising children who are going to be good human beings, who are going to be dutiful believers, who are going to serve the makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala and be a means of his mercy for people, who are going to serve his causes that are important to Allah Ta'ala, right? तो अगर आपकी नीयत ये है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो कुछ उस बच्चे के लिए कर रही हैं वो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं, उसको आपको अजर मिल रहा है. राइट. हाँ, अगर आप बच्चे इस नीयत से पाल रही हैं कि भाई मैं इसको होमवर्क इसलिए करा रही हूँ कि बहुत अच्छे नंबर ले, ताकि इसके बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आएँ, ताकि सब जो है ना वो फैमिली की लोग कहें जी वाह वाह इसका बच्चा तो कितना अमेजिंग है, और ये कितनी अमेजिंग माँ है कि इसके बच्चे ने इतने अच्छे रिजल्ट, then you kind of in my view wasting all of that effort, because चलिए दुनिया में तो आपको शायद वो मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगी वैसे, लेकिन चलो शायद वो तारीफ मिल जाए, लेकिन you are not making all of that valuable for your akhirah, because the intention was not there. So a lot of it is just being mindful of why you are doing the things you're doing. If you're even cleaning your house, for example, right? So you could have the intention कि भाई नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है. ठीक है. You are keeping this place clean so that you can focus better on your ibadah. Messiness के अंदर बहुत से लोग फोकस नहीं कर सकते. आप अगर अपने कपड़े अच्छे बना रही हैं, राइट, तो आप ये नियत कर लें कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, उसको खूबसूरती पसंद है, तो इसलिए मैं अच्छे खूबसूरत कपड़े बना रही हूँ. राइट. और my husband sees me, he'll be happy, I'm wearing colors he likes, whatever. Right. So whatever you do, I think a little bit of mindfulness and fixing your intention. First of all, having an intention. Yeah. क्योंकि I think हम बहुत से काम mindlessly करते जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं, और उसमें फिर हम बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें बुरे लग रहे होते हैं. राइट. या ये कि जिनको हम मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं. There might be something that we are doing that is so contradictory to the hukum of Allah Ta'ala that there is no way that you can make it meaningful for the akhirah. And so then we need to be aware of that and kind of ease that out of our lives. And जो हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं which can be synced, then we just have an intention, have a good intention, have multiple intentions. The power of intention, we don't understand that. क्योंकि जो intention होती है ना, एक दफ़ा नबी अलैहि सलाम was coming back from a ghazwa. And he said that, we are not crossing any valley or traversing any mountain, except that there are certain people who are not with us right now, but they are sharing in the sawab of all of this journey and its hardship. और वो मदीना मुनव्वरा में है, उनको किसी उज़र ने रोक रखा है. Yani their intention was to come out and fight with us, but they couldn't because of some circumstances that were beyond their control. But they are partaking equally in all of the reward that we are getting because of their intention, right? So कई दफ़ा बिन किए भी आपको अजर मिल जाता है आपकी नीयत की वजह से. और कन्वर्सली कई दफ़ा आप बज़ाहिर बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी नीयत क्योंकि उसमें अच्छी नहीं है, राइट, दिखावे की नीयत है, किसी को दुख पहुंचाने की नीयत है, कोई सिर्फ एक दुनियादारी की नीयत है, तो कई दफ़ा वो अच्छा काम ना सिर्फ ये कि ज़ाया हो जाता है अल्लाह की नज़र में, बल्कि वो आपके लिए अजाब का भी बायस बन सकता है. सो दी बीइंग
intentional and having the हाँ right intention is extremely important. important. So that's the first thing that I think women need to start doing is taking a step back and thinking अच्छा हम दिन भर क्या करते हैं, पूरे हफ्ते में हम क्या करते हैं, राइट, क्यों करते हैं, and just fixing that intention. Intention. Also, when you were talking, एक सवाल मेरे जहन में आया कि we're very result oriented as a com, as you know, as ख़वातीन also. हमें बस हर चीज़ में रिजल्ट्स चाहिए और बहुत क्विकली रिजल्ट चाहिए Yes. कि अगर मैंने अपने बच्चे के साथ 2 दिन रीडिंग किए तो तीसरे दिन उसको ब्रिलियंट रीडर बन जाना चाहिए, वो क्यों नहीं बन रहा. अगर मैंने अपने शौहर को 2 दिन टाइम दे दिया तो तीसरे दिन तो उसको बेस्ट तरीन हस्बैंड बन जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं बन रहा. अगर मैंने अपनी सास के साथ एहसान का मामला किया, उनका ख्याल किया, 2-3 हफ्ते कर लिया है, तो अब वो मुझे एज ए बेस्ट बहूर का अवार्ड क्यों नहीं दे रही. सो वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड. सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दिस कि इसको हम कैसे, इस चीज़ को कि हमारी जो नज़र है या जो हमारे कह लें कि फोकस है वो हम रिजल्ट से हटा लें और प्रोसेस पे फोकस करना शुरू करें. देखो again Iram, you know, we can be result oriented, but what is the result that we are focusing on? Yeah. If the result that is valuable to us is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, right, and some positive outcome in the akhirah, तो we can rest assured कि वो तो मिलेगा, राइट. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक राई के दाने के बराबर भी खैर को ज़ाया नहीं करूँगा, रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, राइट. सो इफ दैट इज़ व्हाट आवर इंटेंशन इज़, तो फिर ठीक है, फिर तो यू कैन बी रिजल्ट ओरिएंटेड इन दैट वे. बाकी दुनिया में जो आउटकम्स दुनिया होते के हैं outcome, वी हैव टू yeah. काइंड ऑफ लेट गो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, राइट. हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं उसमें हमारे लिए खैर ना हो. This is in the Quran as well. Sometimes you want something, but that's bad for you, and you hate something, but there's khair in that for you, right? So as long as we are putting in the effort, right, and being responsible, right, even with parenting, for example, I never talk about successful parenting because you don't know कि You don't successful know, होगी या yeah. नहीं होगी. There's so many factors, right? But you can be responsible in your parenting and do the right things that you are meant to do, or you know, fix the mistakes that you've made, or try at least, right? So as long as we are behaving responsibly and putting in the effort that is needed from us, right, and as long as our intention is good, तो वो जो आखिरत का रिवॉर्ड है वो तो हमें मिल ही जाएगा. दुनिया का जहाँ तक मामला है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट. एंड वी हैव टू रियली, आई थिंक, यू नो, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग. Yeah, this is what I want to talk about, the want need to control. Yeah, absolutely. So I think वो that point वो जो तवक्कुल उसमें आ जाता है ना कि you have to let go, because to be honest there's no option, because this is our human experience के results आपके कंट्रोल में नहीं हैं. I think especially in this day and age when there are just so many factors at play. पहले तो ये था कि चलो जी सब लोग एक ही गाँव में इकट्ठे रह रहे हैं, किसी ने एक सर्टेन नंबर ऑफ माइल से ज़्यादा जाना नहीं है, और आपके सराउंडिंग्स में जो फैक्टर्स हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ आप उनको कंट्रोल कर सकते हो. आज तो ये है कि घर में बैठे हुए भी जो इतने इन्फ्लुएंसेस हैं हर किसी के ऊपर, because of social media and all this exposure, you know, you don't know how the outcome is going to be, even if the person never steps out of your house. Yeah. Right? So There is no control. there isn't, you know. I think there never was, but I Yeah. think now it's of course even more so. And at the end of the day we have to realize कि भाई outcome जो है वो अल्लाह के हाथ में है सबसे पहले, और दूसरा ये कि you know, किस में खैर है किस में शर है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, and we need to kind of trust him in that regard. And also, you know, coming to the second point जो मैं कह रही थी कि you know, we also have to kind of accept कि जो circumstances इस वक्त हैं, this is particularly pertaining to a question about how women can, you know, be less frustrated with whatever they are doing. कि जो भी हालात इस वक्त आपके ऊपर है वो अल्लाह ताला का आपके लिए चुनाव है. अल्लाह ताला has chosen those circumstances for you. Yeah. So एक हमारी मर्जी होती है कि काश ये होता, काश वो होता, मगर एक ये है कि एक अल्लाह ताला ने चुना है, एंड अल्लाह ताला ने चुना है आपके लिए कि आप किस तरह से अल्लाह को राज़ी करो. So राइट. this is आपको like घर बैठ के बच्चे पाल के अल्लाह को राज़ी करना है, या आपको बाहर जाके जो है पैसे कमा के बच्चों को राज़ी करना है, आपको किसी डिसेबल्ड बच्चे को जो है वो पाल के अल्लाह को राज़ी करना है. दिस इज़ अल्लाह ताला's choice for you, and to accept that and to use that as a way to attain the goal, which is the pleasure of Allah Ta'ala. बिल्कुल. उसी में आफियत है. अदरवाइज तो आप सारी ज़िंदगी इसी तरह एक फ्रस्ट्रेशन में गुजार दोगे, लेकिन हालात तो जो आने हैं वो आने हैं. तो ये भी एक एक्सेप्ट करना, एंड इसको एक मोहब्बत से एक्सेप्ट करना कि भाई ये अल्लाह ने मेरे लिए ये चुना है,
सो मेरा कोई झगड़ा नहीं है अल्लाह के साथ। सो ऑल्सो देखिए, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, उसकी वजह से देखें एक सेंस ऑफ कंपैरिजन होता है कि उसके पास ये है, मेरे उसके पास ये है, जेलसी, एनवी, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब उसमें देखें, आपने अभी जो बात की कि चैलेंजेस आर ऑल्सो चोजन, और हर किसी का चैलेंज अल्लाह ने चूज़ किया हुआ है। तो मे बी आपका चैलेंज, उसका चैलेंज कुछ और है, योर्स इज़ फाइनेंशियल, या अगेन वही डिसेबल बच्चा या कोई इस तरह की चीज़ है। तो हर किसी का चैलेंज तो है ज़िंदगी में। ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारी थोड़ी सी वीक है, बिकॉज पीपल आर कॉन्स्टेंटली पोर्ट्रेइंग दी हैप्पी लाइफ स्टाइल, और बिकॉज आई एम ऑन सोशल मीडिया, मुझसे भी कभी हो जाता है कि बिकॉज यू डोंट वांट टू शेयर योर अगली पार्ट्स, यू डोंट वांट टू शेयर द कॉन्फ्लिक्ट दैट यू आर हैविंग विद योर हस्बैंड, व्हेन योर किड्स आर मिसबिहेविंग, व्हेन यू आर हैविंग इश्यूज इन योर मेकअप, nobody wants to talk about that, okay, because that's personal. But then you're constantly sharing the good parts, the smooth life, the better days, and that's on repeat, so that creates an illusion which can be problematic obviously for a lot of people. तो उस केस में हमारे जो challenges हैं वो लोगों से फ़र्क हैं, and that's okay. तो अभी मेरा जो सवाल है नेक्स्ट वो ये है कि अगर आप हमारी सोसाइटी में देखती हैं, जिसको मैं कहूँगी सबसे कॉमन इखलाकी बीमारियाँ कौन सी हैं? there's so many, Aram. सबसे कॉमन अखलाकी बीमारी कौन सी है? I think especially coming from back from abroad, because I just shifted back last year. Even though I grew up here, but I've been gone since after my A levels. मैं अपने undergrad के लिए गई थी US, और उसके बाद फिरते अब मैं last year वापस आई हूँ. There's some things that really, one of the things, for example, जो एक general है, वो औरतों से specific नहीं है, is how rampant lying is. And how it's not even seen as a problem. Yeah, it's very common. And how people feel so justified in lying. वो फिर उसको exaggeration समझ के भी justify कर देते हैं किसी तरह से, या मजबूरी समझ के कर देते हैं, या एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म समझ के उसको अपने आप के लिए जस्टिफाई कर देते हैं. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज, आई एम नॉट श्योर, दिस इज जस्ट कंजेक्चर ऑन माय पार्ट, इज दैट हमारी पूरी जो सोसाइटी है इन पाकिस्तान, वी ऑल फील वेरी विक्टिमाइज्ड कि हम सब बेचारे हैं. वो जो गरीब आदमी है जो सड़े हुए केलों का ठेला लगा के बेचारा बैठा हुआ है, वो तो अपने आप को एक विक्टिम महसूस कर ही रहा है, और शायद वो तो जस्टिफाइड भी है करने को. लेकिन जो कोसार में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, उनको भी अपना विक्टिम लग रहा है कि मैं बाहर क्यों नहीं हूँ, मेरे पास बाहर का पासपोर्ट क्यों नहीं है. सो आई थिंक वो अक्रॉस द बोर्ड देयर इज़ दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि क्योंकि हमारी हक तलफियाँ हुई हैं, तो अब अगर हम किसी का हक मार लेते हैं तो वो जस्टिफाइड है, राइट? बिकॉज आई थिंक कोई भी शख्स, वेल मे बी नॉट कोई भी शख्स, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, when they are wronging others, they are not aware and accepting of the fact कि हम किसी की हक तलफी कर रहे हैं. They always feel justified. जो सास है मिसाल के तौर पे, अगर वो अपनी बहू के साथ कोई ज़्यादती कर रही है, तो वो भी अपने आप को परफेक्टली जस्टिफाइड फील कर रही है, राइट? तभी अगर वो एक तरफ मुसल्ले पे बैठी हुई है और तस्बीह फेर रही है, फिर वो बहू से ज़्यादती करती है, तो वो उसको कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं समझती है, बिकॉज उसका तो ख्याल है कि वो बिल्कुल सही कर रही है उस सिचुएशन में भी, कि वो बहू ख़राब है तो मेरा तो बनता है, और वो जो बहू है वो ऑन हर साइड एंड जो है वो परफेक्टली जस्टिफाइड फील कर रही है. सो ये जो है ना सेल्फ जस्टिफिकेशन, इसका प्रोसेस जो है ना, ये बहुत, आई मीन दिस इज़ व्हाट योर ब्रेन डज, राइट? आई मीन योर ब्रेन, योर रैशनैलिटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव way of coming to some objective truth. A lot of it, I mean, from the Sharia point of view, the concept is that the core is your heart and the desires of your heart and the attachments of your heart, your love and your hate, right? And जिस चीज़ से भी आपके लिए आपकी अटैचमेंट होगी, जो चीज़ आपको चाहिए होगी दिल से, आपका दिमाग उसको रैशनलाइज कर देगा. और ये हम देखते हैं कि कभी कभी हमें कोई शख्स बहुत पसंद आता है, तो उससे अच्छा कोई नहीं, उसकी हर चीज़ ही अच्छी लगती है, चाहे दूसरों को लग रहा हो कि फ्रॉड हो. और जब वो बंदा हमारी नज़र से गिरता है, तो उसकी अच्छी भी हमें जो है ना वो बुरी लगना शुरू हो जाती है. तो इस वजह से जब दिल कोई चीज़, तभी नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था कि आदम के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है कि अगर वो उसकी इस्लाह हो गई तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो गई, और अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो गया, यानी जिस्म के एक्शंस, एंड जान लो कि वो दिल है, राइट? सो वंस वी आर एबल टू वर्क ऑन दैट, एंड वो अब इस ज़माने में, आई गेस जो आप अखलाकी प्रॉब्लम कह रहे हो, आई गेस इफ आई वाज टू पुट इट इन अ नटशेल, इरम,
at any level, whether you're talking about the political realm and our political affiliations and what we stand for and what we choose to stay silent on, or whether it's in the house, right, with the relations that we deal with on a daily basis inside the home, in-laws के साथ ये वो, the core problem that I would identify is our attachment to this दुनिया, राइट, कि हमारा दिल इतना ज़्यादा इस दुनिया में अटका हुआ है और इस दुनिया की कामयाबी और इस दुनिया की शोहरत और इस दुनिया की कमाल पैसा और एंटरटेनमेंट और खाना पीना और कपड़े और दुनिया में अप्रिसिएशन और प्रेज और दुनिया वालों की वाह वाह, इतना ज़्यादा हमारा दिल अटका हुआ है कि उसके लिए हम अपनी वैल्यूज़ के ऊपर हर चीज़ पे हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. बिकॉज देयर इज़ नो, कह सकते कि कोई किसी को ये शायद ख्याल ही नहीं आता कि मरना भी है. लाइक ऐसे मौत ही का है. तस्वुर भी, इवन अगर बात भी की जाए तो लोग, पीपल आर लाइक नहीं नहीं, डोंट टॉक अबाउट इट, कि क्या कैसी बुरी बातें कर रही हो, अभी तो खुशी का मौका है, अभी तो ये, लाइक पीपल डोंट वांट टू रिमेंबर और यू नो रिकॉल कि हमने मर जाना है, एंड यू नो डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी. एब्सोल्युटली, एंड दिस इज एट द हाईएस्ट लेवल से लेके छोटे से छोटे लेवल के ऊपर. प्रॉफिट अलैहिस्सलाम वाज टेलिंग हिज सहाबा वंस के यू नो देयर इज गोइंग टू कम अ टाइम कि जब ऐसा होगा कि जो कौमें हैं दुनिया की, वो मुसलमानों को ऐसे नोच रही होंगी कि जैसे दस्तरखान पे खाना पड़ा होता है और भूखे जो है ना वो उसको नोच रहे होते हैं और उठा रहे होते हैं. एंड सो द सहाबा आस्क्ड, इज इट दैट वी आर गोइंग टू बी फ्यू इन नंबर? एंड द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम सेड, नो, it's going to be because there will be fear of death in your hearts, right? So you know, whether you talk about that level or you're talking about simply कि भाई आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो और आप निडर हो कि आपने एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर उसका जवाब नहीं देना. So it's across the board, चाहे आप रिश्वत ले रहे हो या आप जो everything, right? At the end of the day वो यही है कि आपका दिल जो है वो दुनिया से बिल्कुल अटका हुआ है इसमें. And this is what the world is designed to do in this day and age, is कि जो भी कोई obstacles हैं to the gratification of your nafs, right, and वो भी instant gratification of your nafs, वो सारे obstacles हट जाएं और लोगों का दिल दुनिया से इतना अटैच हो जाए कि वो दुनिया को हासिल करने के लिए कुछ भी कर दें. तो दिस इज़ again at the end of the day this whole kind of capitalistic world view जो इस पूरी दुनिया पे मुसल्लत कर दिया गया है, उसका यही जो है एक अंजाम है. It's not just an economic system, it's become the way we think and we feel and how we make our decisions and how we operate कि भाई we are in a zero sum game, मेरा फ़ायदा उसका नुकसान मेरा फ़ायदा. So we've stopped working collectively to achieve common goals because we're being pitted against each other, right? And you know, जितना the sense of competition and और chase. self interest is the primary driving force. And yes, you know, जितना ज़्यादा आप हासिल कर लो, आपकी कामयाबी मेजर ही इस तरह से होती है कि आपके पास गाड़ी पैसा कौन कितना सी है, है? हाँ, और आपकी शोहरत कितनी है, आप जो है वो पॉपुलैरिटी कितनी है, पावर कितनी है. Those are the kind of capitalistic end goals, and we're all caught up in that rat race. We have all accepted that, right? And हमारी सोच भी उसके मुताबिक बन गई है. So if we talk about the correction part, तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? देखो, you know, again, just like the kharabi starts from the attachments of the heart, Iram, the Islah also starts from the heart, right? So you have to fix the attachments of your heart, and for that there's many things. I mean, you have to start learning your deen, because at the end of the day, you know, now in this day and age, Iram, you know, जो पूरा इस दुनिया का एक thrust है, right, towards बस power and जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये है कि नफ्स अनकंट्रोल्ड हो जाए, कोई भी इनहिबिशंस बाकी ना रहें और आप बस दुनिया कमाने में ही लगे रहो, यू नो, पैदा होने से लेके मरने तक, राइट. एंड उसके बारे में भी नबी अलैहि ने फरमाया था कि यू नो, आदम का मुंह अब कब्र की मिट्टी ही भरेगी, आदम की औलाद का, बिकॉज दे आर गोइंग टू नेवर बी सैटिस्फाइड. Nothing is making there's them always satisfied. something more that they are deprived of, that they need to have, right? So you know, उस सारी वो पूरा एक दुनिया का thrust है in this direction, उसके खिलाफ now in this day and age it is really the Muslims who are the last frontier
बिकॉज एवरीबडी इज काइंड ऑफ गिवन इन, चाहे वो LGBTQ को गिवन करना है, चाहे वो एक everybody is accepted this narrative, right? Everybody is accepted this Because I narrative. think we're so absorbed in ourselves कि बस जिसको जो करना है करता रहे, मैं तो I'm gonna focus on myself, I'm gonna focus on my thing. तो वो individuality वाली चीज़ इतनी strong हो बहुत गई है ज़्यादा, कि मैं क्यों गिवन community करूँ, मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूँ, मैं क्यों कुर्बानी दूँ, right? So I think a lot of it has to then there's 3 levels of rectification, right? There's a famous hadith Jibreel, शायद आपने सुना हो कि एक दफ़ा the Prophet ﷺ was sitting and the Sahaba were around him and this man came who nobody recognized, but he also didn't look like a traveler because उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, कोई मिट्टी नहीं लगी हुई थी, बाल भी बिल्कुल जेट ब्लैक थे, कोई मिट्टी शिट्टी धूल नहीं थी. So the Sahaba were very perturbed कि कौन है. He came and the Prophet ﷺ was sitting घुटनों के बल, and he came and he sat घुटनों के बल with his knees touching the knees of the Prophet ﷺ. And the Sahaba were a bit like taken aback कि कौन बंदा इतना frank हो रहा है basically आके इस तरह के बैठ, and he put his hand on the thigh of the Prophet ﷺ, and they were really like, okay, who is this man? And then he said, tell me about Iman. And the Prophet ﷺ said that Iman is to believe in Allah, to believe in the Prophet ﷺ and the angels, the Day of Judgment, the Book of Allah, all our basic tenets. And he said, Sadaqta, you have told the truth. अब वो बड़े परेशान थे कि अजनबी आदमी आया और नबी अलैहि सल्लम कह रहे हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, right? तो फिर then he said, what is Islam? So he said, Islam, you pray 5 times a day and you fast and you give zakat and you go for hajj. And then he said, what is ihsan? And Prophet ﷺ said, Anta abudullaha ka'annaka tara, that you worship Allah as if you see him, and if he does not, you do not see him, know that he sees you. And then he said, give me some signs of the Day of Judgment. Prophet ﷺ mentioned 2 signs. Now, and this, when he left, the Prophet ﷺ said that this was Jibreel who came to teach you your deen. So वो सारा encapsulate हो गया that on the one hand we need to fix our beliefs, our aqaid, right? We need to fix our amal, that's the Islam part, actions, our outward actions, right? Ihsan is we have to fix our intentions, we have to fix our character, we have to adopt the states of the heart of the Prophet ﷺ, the love and the generosity and the kindness and the forgiveness and the concern for others. These were the states of his heart, right? The detachment from the dunya, the lack of envy, the lack of anger, all of these states, that's ihsan. And then jo wo end of times ke 2 signs hai, that was pointing towards that we need to analyze the world that we are living in from the vantage point of the Islamic worldview, right? And not get fooled and deceived by all the narratives that are being thrust upon us. So this is the complete package. It was the complete package then and it's the complete package now. And uske liye, of course, it starts with Iqra, right? It starts with learn. It did for the Prophet ﷺ. The first wahi that came down to him was not कि आप नमाज पढ़ें या आप अल्लाह पर यकीन रखें, because वो भी सीखना पड़ता है कि अल्लाह की किस चीज़ पे यकीन रखना है. Who is he? What is his zaat? What is his sifat? What is his af'al? What do we have to believe about Allah? What do we have to believe about the Quran? How do we have to perform these mandatory acts of worship? So it has to start with learning. And unfortunately, that is a very low priority. Yeah, we're not for most people. Not a culture where कि वो आप prioritize. दुनिया की बहुत सारी तालीम हासिल कर लेते हैं, उसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड भी रखते हैं, लेकिन वी आर सो कंटेंट विद कि जो बचपन में माँ बाप ने सिखा दिया तो चलो वो ठीक है, वो आपको कब्र तक चलेगा. And this one thing के time नहीं है, especially ख़वातीन, mothers, स्टे एट होम मदर्स, उनका हमेशा से एक ये चीज़ होती है कि घर के कामों में हमें इवन तरबियत का वक्त नहीं है क्योंकि हम घर के कामों में इतना मसरूफ़ हैं. सो जिस तरह आपने अपनी एग्जांपल दी, लाइक यू वर डूइंग 10 hours a day, दैट वाज रियली इम्प्रेसिव कि हाउ कैन एज ख़वातीन कैसे वो अपना टाइम निकाले. खैर मर्दों को भी निकालना चाहिए इस्लामिक लर्निंग के लिए, जो उन्होंने कर ली है, दैट्स नॉट इनफ. तो वो कैसे उसको प्रायोरिटाइज भी करें, इसको वैल्यू भी दें और इसके लिए टाइम कैसे निकालें. देखो मेरा अपना एक I don't know what it's called, like पता है Murphy's law कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, that any task that you assign yourself, it fills up all the time that you set for it. यानी अगर आपने अपने आप को घंटा दिया किसी काम करने का, आप घंटे में कर लोगे. अगर आप 3 घंटे अपने आप को दोगे तो वो 3 घंटे पे वो काम फैल जाएगा. I really believe this, right? Because मैं आपको बताऊं कि जो काम 3 घंटे में घर के सिमट सकते हैं ना, उसमें क्या होगा, एक काम किया, फिर फ़ोन के साथ बैठ गए, आधा घंटा स्क्रॉलिंग की,
फिर थोड़ा सा काम किया, फिर जाके किसी से फ़ोन पे बात कर ली, फिर बैठ के थोड़ा सा टीवी देख लिया, राइट? तो वो जो काम एक्चुअली सिमट के 3 घंटे में अगर आप लगातार करो तो वो हो सकते हैं, लेकिन हम उनको स्प्रेड आउट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास कुछ और कोई और प्रायोरिटी नहीं होती, राइट? वरना बहुत सी औरतें जो हमारे एक टीचर थे, हमेशा ये कहते थे कि जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और जिनके पास टाइम नहीं होता ना, कोट एंड कोट, उनके पास कभी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकलता, इवन दो दे आर नॉट डूइंग मच. So I think एक तो ये चीज़ है, right? And I think a lot of stuff can get done with just good time management, right? And at the end, and you manage your time well when something is a priority. So it goes back to that कि जिन लोगों के लिए, मेरा खुद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, right? जिसमें we have mostly women who are housewives, right? Or we also have university students, we have professional women as well. They all make time somehow or the other. वो भी तो बाकी औरतों की तरह ही है ना. They have a lot of stuff on their plate. लेकिन वो टाइम निकाल लेती हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत प्रायोरिटी है. सो आई डोंट बिलीव कि टाइम नहीं निकल सकता. आई थिंक जिस चीज़ को वैल्यू किया जाता है उसके लिए टाइम निकल आता है, राइट? सो वैल्यू करने की बात है. फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिकल इश्यूज हैं तो टाइम मैनेजमेंट की बात है. अपने घर के कामों को महदूद रखना, इन द सेंस कि भाई अपने बच्चों को आदत डालें कि वो दोपहर को एक चीज़ खाएं बस. फलां को ये पसंद है, फलां को वो पसंद नहीं है, फलां को पसंद है, आप उनके लिए 3-3 4-4 चीज़ें बना रहे हो, फिर भी वो नखरे कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कुछ आ रहा. भाई जो पका है खाओ, नहीं खाना तो अंडा बना देती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? सो वी नीड टू लिमिट दैट, यू नो. ऑल्सो अभी जिस तरह आप ये बात करिए, अगेन मेरे जहन में एक सवाल आया कि वीर जस्ट हमने अपने कामों को फैलाया हुआ है, ठीक है ना, कि और अगेन ये वाली चीज़ कि 3 घंटे में वो करना है तो बीच में हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं, हम अपना वक्त ज़ाया भी कर रहे हैं. तो घर की चीज़ों को और अपने घरेलू कामों को, एंड वी सी लाइक होस्टिंग के फैंसी बर्तन निकल रहे हैं, 10-10 खाने बन रहे हैं. द कल्चर टीचेस अस टू glorify and then glamorize and then the show off वाली चीज़ कि घर एक चमक रहा है आपका. अच्छी खातून की डेफिनेशन ये है कि उसके बर्तन इतने परफेक्ट हैं, उसके बच्चे कैसे परफेक्ट हैं कि उन्होंने बेहतरीन महंगे कपड़े पहने में. परफेक्शन की डेफिनेशन ये है. वो कैसे परफेक्ट है कि वो बिल्कुल टिप टॉप रहती है, उसके बाल, उसके कपड़े, उसका मेकअप, सब कुछ ऑन पॉइंट होता है. और जब उसके घर में दावत होती है तो वो 10-10 चीज़ें बनाती है और इस तरह, और खुद बनाती है. हाँ, ये भी है ना कि जब मैंने साबित करना है कि मैं कितनी अच्छी कुक और होस्टेस हूँ. ये नहीं कि अफोर्ड भी आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी नहीं हायर करनी. बिल्कुल. तो उस चीज़ में इस चीज़ को हम कैसे, एंड सोशलाइजिंग भी, अगर हम थोड़ा सा एलीट क्लास की तरफ चले जाएं तो उसमें भी अगेन हम सोशलाइज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उसमें जा रहे हैं दावतों में, फिर अपने लिए बड़ी बड़ी दावतें कर रहे हैं. तो हमारी, मुझे ऐसा लगता है एज अ कल्चर हमने वक्त को बिल्कुल एक बहुत ही कमतर चीज़ समझा है. जैसे कि हम पैसे को जिस तरह वैल्यू करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी हमें अपने टाइम को उस तरह वैल्यू करना चाहिए कि मैं किससे मिल रही हूँ, कितनी देर दे रही हूँ, कितना टाइम मेरा कहाँ जा रहा है. 24 आवर्स है मेरे पास एक दिन में, तो उसको मैंने किस तरह यूज़ करना, ये बहुत एक लाइक यू हैव टू यूज़ इट स्मार्टली बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम. आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है. बट हमने वक्त को बिल्कुल ही एक वो चीज़ समझा है कि रोज़ कहीं जाना है, रोज़ किसी को बुलाना है, रोज़ सोशलाइजिंग करनी है, या फिर ये इन कामों में अपने घर को संवारने, बनाने, ये मैं टीवी अपग्रेड कर लूँ, ये मैं पर्दे लगवा लूँ, ये मैं सोफ़े चेंज करवा लूँ. So what do you have to say? देखो, maybe it's not that they're not valuing their time. Maybe it's that they just have different priorities now. So they are using their time for what they think is valuable. So it all goes back again, Iram, to the first point that we started off with, that we need to understand हम यहाँ क्यों आए हैं. हम यहाँ सोशलाइज करने और लोगों को खुश करने के लिए आए हैं, या लोगों की वाहवाह हासिल करने के लिए आए हैं, या यहाँ पे हम एक महदूद वक्त के लिए हैं और उस वक्त में हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना और फिर हमने अपने जो परमानेंट अबोर्ड है उसकी तरफ शिफ्ट होना है. The Prophet ﷺ said, "कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील", कि तुम दुनिया में इस तरह से रहो जैसे तुम मुसाफिर हो. एंड नॉट जस्ट द काइंड ऑफ मुसाफिर जो अभी लाहौर में कुछ दिन के लिए आया, बट तुम मोटरवे पे जा रहे हो. दैट्स हाउ यू परसीव ऑफ योर सेल्फ इन दिस दुनिया. हम मोटरवे पे रुक के कितना एफर्ट करेंगे मोटरवे को सजाने के लिए, या उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, है ना. सो इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाई वी आर हियर, वेयर वी आर हेडेड, एंड हाउ सून आवर टाइम कुड बी अप, right, then we would not be spending our time in things that are not beneficial to attain that final goal. फिर ये होगा कि फिर हम evaluate करेंगे कि हम कैसे दिन गुजारते हैं, कैसे हफ्ता गुजारते हैं, और इनमें से क्या क्या काम ऐसे हैं जो उस गोल को असिस्ट करने में हमारी मदद कर रहे हैं, या चलो एक जनरल दुनियावी काम है लेकिन हम उस पर अपनी नीयत ऐसी बना सकते हैं कि वो भी हमें असिस्ट करें, अजर का बायस बन जाए. और देन कौन से ऐसे काम है जो नहीं compatible, and then we have to sift through that and get rid of that,
right? And prune our times and our commitments and our responsibilities. And the people we interact with, Yeah. really, at times, whether it's for our own, mental and emotional well-being or our spiritual well-being, sometimes we just need to, say Bye bye. bye-bye to certain people Yeah. and certain interactions. So I think कि वो, but that comes with this awareness ना, हाँ, कि कि भी लोगों के हमारा पास purpose क्या है, and that comes with this attachment to something beyond this world. लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है ये, जिस तरह आप कह रही हैं ना, बैठ के एनालाइज करना और हम्म। अपने एक्शंस को देखना, जिसको कहते हैं ना मुबाहिसा मुहासबा मुहासबा, कि मुहासबा ये मुझे बड़ा मज़े का वर्ड लगता है लेकिन मैं कभी सही नहीं बोलती इसको, बट उसमें ये कि लाइक यू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, यू रिफ्लेक्ट ऑन योर इंटरेक्शंस कि मैंने किस तरह बात की या मैं कहाँ बेहतरी कर Yeah. सकती हूँ. लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है ये, वही Yeah. माइंडलेसली ज़िंदगी गुजर रही है. सो एक और चीज़ जो आई वांट टू आस्क कि दुनिया फोकस्ड अप्रोच है, अगर लोगों की इतनी दुनिया फोकस्ड अप्रोच है कि कह लें कि बस डूबे हुए हैं, खुबे हुए हैं उस दुनिया के अंदर, एंड आई लाइक फॉर पीपल हु आर ऑन देयर जर्नी एंड हु आर trying to change themselves, and when they think about their parents or their siblings or their family, and they want to they want them to be on the same journey, they want them to start that change. तो अगर कोई इतना दुनिया फोकस्ड है कि उसकी बस प्रायोरिटी ही दुनिया, उसके लिए है ही सब कुछ दुनिया, तो उसको आप कैसे हाउ कैन यू मेक देम अंडरस्टैंड, या अगर कोई सुन भी रहा हो कि क्या क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है टूवर्ड्स देयर जर्नी टू अल्लाह, या आखिरत के बारे में सोचें या वो अपनी मौत के बारे में सोचें. देखो ना, what I would say on a very kind of day-to-day basis, right, is that you need to start attaching yourself with people and frequenting gatherings in which this is talked about. देखो, हम जितना ज़्यादा किसी के ज़िक्र को, तज़किरे को सुनते हैं, उतना ज़्यादा हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है. आप अपनी फ्रेंड्स के यहाँ से उठ के आओ और आपकी फ्रेंड्स सारी जो हैं वो पर्टिकुलर किसी लॉन के ब्रांड के बारे में बातें करी हो, तो आप सबसे पहले आके घर में उसको खोलोगे और देखोगे, फिर आप चेक करोगे अवेलेबल है नहीं, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना उस चीज़ के अंदर. तो तभी दिस अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी ज़ुबान में देख लो, मुहावरे हैं अबाउट खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, या बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, या बिकॉज वो एक सोहबत का, कंपनी का बहुत असर होता है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी लिविंग डे एंड नाइट विद पीपल who are only interested in the dunya, then you are also going to become interested only in the dunya. We are not strong enough, none of us are, कि हम एक हाईवे पे खड़े हो और आगे से 10 टन ट्रक आ रहा है, कह रहे हैं हम जी रोक लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है. आप फिसल जाएंगे. So it's very important to seek out gatherings and classes and the company of people who are mindful of Allah Ta'ala, and जिनके साथ रह के आपका भी ध्यान अल्लाह ताला की तरफ और आखिरत की तरफ जाएगा और एक दुनिया से डिटैचमेंट होगी. And there's a lot, alhamdulillah, अभी तो even in Islamabad there's a lot of stuff that's being offered online, इतना कुछ available होता है. So wherever you are comfortable, just plug yourself in. And हमने खोला है, I want to just mention, we've started a center in Bani Gala. Yeah. You're familiar with it. I नहीं हूँ अभी तक कभी, लेकिन you must come. So the goal of that is to provide a very safe, comfortable space for women and children to come to, and we do a lot of like hobby-based classes as well. Pottery की हो गई, crochet की हो गई, ये वो. But for like-minded women to come together, and I think a lot of the benefit that women derive there, चाहे वो बच्चों की classes हैं और माएँ ऐसे ही साथ आके बैठ रही हैं, we have space for women to sit and have their chai and do gupshup, is through these organic conversations. So I think and that is a very 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 critical. अगर आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो कि आप वो कंपनी अडॉप्ट करना शुरू कर दो और वो बातें करना शुरू कर दो, which are going to lead to that transformation. वरना खुद से घर में बैठ के, ठीक है, YouTube वीडियो से भी फ़ायदा हो जाता है, किताबों से भी फ़ायदा हो जाता है, और if nothing else then yes, one needs to benefit from that. But that's also kind of company ना, in the company of the author or the speaker, even if it's virtually. अच्छा, सो लास्ट सवाल फिर हम आपको छुट्टी दे देंगे, वो ये कि अगर इन्वायरमेंट का, जैसे हमें पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड बिकॉज आई हैव वर्कड एज अ लाइफ कोच, नाउ आई एम वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट, एंड एक चीज़ जो मैं बहुत कॉमन सुनती हूँ, ऑडियंस में भी लोग इनबॉक्स में भी मैसेज कर रहे होते हैं कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मतलब इन लॉज में रहते हैं तो टॉक्सिक है. कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स के लिए भी कह रहे होते हैं कि माई मदर इज़ वेरी टॉक्सिक, या माई फादर इज़ वेरी, हमारे घर का माहौल ऐसा है. तो एंड they're just then they tell me about कि हम बहुत एंक्शियस हैं, या हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, या हम कोप नहीं कर पा रहे.
तो हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, स्पेशली अगर वो मदर्स हैं, वो इन लॉज में हैं, तो फिर बच्चों के लिए वो सवाल कर रही होती हैं कि मैं खुद आई एम नॉट एबल टू कोप, तो फिर मैं उनको कैसे तवज्जो दूँ, मैं बस लेटी रहती हूँ या मैं रोती रहती हूँ या मैं इतनी परेशानी में हूँ। तो उसमें आप मुझे बताएं कि इन्वायरमेंट ऑब्वियसली वी नो कि हम जिस पानी में रहते हैं उसका असर तो हम पे पड़ेगा, तो उसमें व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कोप एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे अगर इफ़ समबडी इज़ इन अ सिचुएशन जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। एक तो वो है ना कि यू ट्राई योर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट सिस्टम, लेकिन अगर आप नहीं निकल पा रहे तो उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू से कि हमारे इस वक्त जो पढ़ा लिखा तबका है और जो एक ज़रा अवेयर और वोक तबका है, तो उसके अंदर ये जो बहुत एक टिपिकल थेरेपी रूम जागन होती थी, वो ऐसे थ्रो अराउंड होती है कि जैसे वो टॉफियाँ बट रही हैं, राइट? सो थिंग्स लाइक टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक फॉर एग्जांपल, तो हर बंदे नार्सिसिस्टिक है हमारे मुल्क में, तो हर आदमी है बिकॉज बाय दैट डेफिनेशन, बिकॉज आई मीन दिस इज द कल्चर, बट इट्स नॉट दैट पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म, राइट? इट्स जस्ट द कल्चर इज लाइक दैट, इट प्रमोट्स सर्टन attributes and suppresses others. But anyway, the point being that when you're living with people, right, obviously we are imperfect and everybody else is imperfect, and हमारी imperfections का कुछ असर उनके ऊपर होगा negative, और उनकी imperfections का हमारे ऊपर होगा, and because of those imperfect interactions we're going to feel a lot of negative feelings, right? We're going to feel sad, or we're going to feel fear or hurt or disappointed or frustrated or angry. This is very normal. अब वो उसको इतना ये जागन इस्तेमाल करके जो है ऐसे कर दिया गया कि जैसे कोई अनयूजुअल किस्म की टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस हैं कि लाइक मैं बर्दाश्त नहीं हो रही टाइप। सो ये तो हमेशा से रहे हैं, हमेशा से लोग इम्परफेक्ट रहे हैं, और चाहे आप ऑफिस में हो, ऑफिस में भी तो ऐसे ही होता है, बिकॉज यू जस्ट इम्परफेक्ट पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, right? So first of all, I think that needs to be talked about more. But this is normal. It's not that you are particularly being victimized in any way, right? And maybe आपके ऊपर दूसरों का नेगेटिव असर पड़ा है, आप ये भी सोचो कि आपका दूसरों के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है जो आप रिकग्नाइज नहीं करते हो, तो यू आर नॉट द विक्टिम। ये बहुत हमारी एक विक्टिम मेंटालिटी बन गई है, राइट? कि जब भी कोई ऐसे मामलात हो रहे हो हमारे इर्द गिर्द कि जो हमें नागवार गुजर रहे हो, तो हमें अपना आप एक विक्टिम महसूस होना शुरू हो जाता है कि जी मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस हालात और सर्कमस्टांसेस की वजह से पिस रही हूँ, क्योंकि हमने दो नैरेटिव्स बना दिए कि या तो टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाओ, या अगर तुम रह रहे हो तो फिर यू आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन एंड यू शुड फील बैड अबाउट योरसेल्फ। So the thing is, that's the first thing to understand, is that this is a normal part of living your life with other people, right? That's the first thing. Like, and conflicts are normal. A lot of people come and they're like कि हमारी तो बहुत लड़ाई होती है, हम तो बच्चों को पालने में एक म्यूचुअल ग्राउंड में नहीं आते, because they see it कि compatibility का मतलब ये है कि दो लोग बिल्कुल एक दिमाग, एक सोच, एक, how is that possible? तो कहीं ना कहीं conflicts होंगे। अच्छा, अगर आप निकल सकते हो सिचुएशन में गुड से, गुड फॉर यू, राइट? एंड अगेन ऑफ कोर्स उसमें भी there's a lot of considerations, but anyway, लेकिन अगर आप नहीं निकल सकते हो, राइट, so then of course on the one hand you need to then make certain decisions that are going to protect you from the worst of that, right? So for example, there are certain red lines, like चलो आप, अगर आपकी सास आपके खाने की तारीफ नहीं करती, that's so what, it's okay, right? It's okay. या अगर वो चाहती है कि उसके ही खाने की तारीफ हो तो आप कर दो, या आपके खाना तो कोई पकाता ही नहीं है, if that's what that other person needs, is to be made to feel important and superior to make them feel important, right? It's a battle of egos at the end of the day. Most of these conflicts within homes are at the end of the day because everybody has a big ego and nobody is willing to back off, right? वरना इनको रिजॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, right? At the end of the day जो victim अपने आप को समझ रही होती है ना, उनकी भी ईगो होती है कि जिसकी वजह से वो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, या वो कोई तारीफ नहीं कर सकती हैं, या वो कोई क्रिटिसिज्म कबूल नहीं कर सकती हैं, right? So anyway, so I think one of the things is कि then you kind of think about कि okay, how can I protect myself in this situation, ताकि चीज़ें इतनी बिगड़े ना कि कोई फट जाए सारे, ठीक है? So for example, if I was talking about the red line. So अगर कोई comment है किसी का, चलो वो बर्दाश्त कर लो, वो इतना कोई as long as you're, so there's two things, right? One is that we ourselves, a lot of women, because they get validation for themselves from the way people around them are perceiving them. तो उनको फिर ये जो नेगेटिव कमेंट्स और फीडबैक है ना, ये बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, क्योंकि उनका फिर सेल्फ डाउट और ज़्यादा और सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा लो होता है। वरना अगर किसी को आपका खाना पसंद नहीं आ रहा लेकिन आप मुतमईन हैं, या आपके लिए कोई बिग डील नहीं है, आई कांट कुक वेल, सो व्हाट, आई एक्सेप्ट इट,
right? So then it won't bother you. So You there is a you lot of inner work that needs to yeah. happen. So I think, like I said, because it's imperfect people interacting with each other, and a lot of the times it's our own sensitivities and imperfections because of which हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं. So we need to work on ourselves, and for that, whatever the means that are necessary should be taken. और उसके अलावा अगर बच्चों की जो तरबियत है वो फॉर मी इज़ ऑल्सो दैट्स अ रेड लाइन. दैट अगर आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपके बच्चों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ को, उनकी मेंटल हेल्थ को, या उनको दीन वाइज या उनकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, then you need to, that's where you do need to step in, बिल्कुल. right? And you need to say कि भाई this is not acceptable, and if you're still not being heard, then you start distancing your children from those people. And probably अगर वो नानी दादी टाइप हैं तो वो रियलाइज करेंगे कि यार हमारे तो बच्चे छूट रहे हैं, so they will take a step back then and start taking you more seriously. So you have to kind of pick the battles that you have to fight, Eram. Because like I said, ये बहुत normal है, ups and downs and conflicts, and किसी की बात बुरी लग गई, किसी की बात offend कर गई, तो पहले तो बंदा अपने आप को क्वेश्चन करे कि मुझे क्यों इतनी बुरी लग रही है, एनालाइजिंग, मुझे क्यों इतनी offend कर रही है, right? Try to also put yourself in the other person's shoes. Where are they coming from? Empathy with them. Maybe they're coming from a place of extreme insecurity, right? So हम उनकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाने की बजाय उनकी इनसिक्योरिटी को कम करने की कोशिश करें. अगर किसी सास को ये फियर है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा जो है वो तो बीवी का हो गया है, तो आप खुद अपने खावंद को कहें यार तुम दफ्तर से वापस आओ तो तुम पहले जाके अपनी माँ के पास 10 मिनट बैठाया करो, ताकि उसको तसल्ली हो जाए. नहीं वो फिर बहुएं भी आडा लगाएंगी कि जी मैं आ गई हूँ तो पहले मेरे पास क्यों नहीं आता, पहले अपनी माँ के पास. It's just unnecessary. Just it becomes a वही tussle बन जाती है ना दो लोगों के बीच में, और वो बेचारा जो हस्बैंड है वो या जो भी कभी कोई पिस रहा होता है, कभी कोई पिस रहा होता है. But the fact of the matter is कि a lot of these issues can be resolved if one just puts their ego to the side, right? And says कि okay, what is the problem? The problem is that this woman is insecure. Okay, so I need to make her feel secure. The problem is not just that she's being offensive or whatever. रूट कॉज पे जाए. मगर वो क्योंकि हम इतने रिएक्टिव होते हैं because of our own issues कि हम फिर उस प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई क्यों ये चीज़ बार बार इशू बन रहा है, कि इसका मसला क्या है, उसका हल हम निकालें. So I think a lot of the times within families, I mean, this is a long discussion, like a lot of the times in terms of conflict between families, having some empathy for the other side and putting your own ego to one side, goes a long way in identifying the actual problem. And only once you identify the problem are you going to be able to solve it. वरना तो फिर वो battle of wits ही चलता रहेगा ना सारी उम्र. बिल्कुल. So thank you so much Myra for coming today and for giving us your very important time. मैंने तो बहुत कुछ सीखा, I'm sure आप लोगों ने भी सीखा होगा. आज की तमाम बातें, तमाम चीज़ों से आई थिंक एक पॉइंट जो अगर आप कर सकते हैं, अपनी इंटेंशंस पे काम करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करें. सो विल टैग हर पेज सो यू कैन गेट इन टच विद हर डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द गैदरिंग्स, द ऑनलाइन कोर्सेज, मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं. अगर मेरी बातों में से कोई चीज़ गलत लगी हो तो आई एम सॉरी. अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, इनसे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.